करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.8 क्लास 12। तो इसके अंदर हमारे पास दो थ्योरम आती हैं, एक तो आती है रोलीज थ्योरम, एक आती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। तो अभी हम स्टार्टिंग में करते हैं रोलीज थ्योरम, देन इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कि रोली थ्योरम कहती क्या है। रोली थ्योरम के हमारे पास अंदर 3 पॉइंट होते हैं, अगर वो तीनों पॉइंट अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाते हैं तब हम रोली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और रोली थ्योरम अप्लीकेबल है। तो देखो क्या है, पहले हम वेरीफाई करते हैं। अब उसने हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या क्या है। इफ़ अगर हमें रोली थ्योरम अप्लाई करनी है तो इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, वो फंक्शन के 3 पॉइंट होने चाहिए, तीनों पॉइंट को वो फंक्शन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उस क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरा पॉइंट है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पर। क्लियर। तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो ये है कि इफ़ एफ ए इक्वल्स टू एफ ई, मीनिंग है कि जो फंक्शन आपके पास गिवन होगा उस फंक्शन की ए पॉइंट पर वैल्यू और जो फंक्शन गिवन है उसके पॉइंट पर बी पॉइंट पर वैल्यू, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम। अगर ये सेम है तभी हम आगे रोलीज को एप्लीकेबल कर सकते हैं, रोलीज हम एप्लीकेबल होगा। तो कैसी बात होगी। अब हमारे पास ये ए और बी कहाँ से आएंगे। तो देखो ए और बी जो पॉइंट होते हैं आपके क्वेश्चन में, जो इंटरवल गिवन होगा, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में अगर इंटरवल गिवन है 4 और 2, ये 4 2, तो आपके पास ये जो होगा आपके पास ए की वैल्यू होगी, ये आपके पास बी की वैल्यू होगी, यानी आपके पास ये इंटरवल गिवन है 2 4। तो सबसे फर्स्ट ए की वैल्यू 2 है और जो दूसरी वाली वो बी की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से आप को ये इंटरवल गिवन होगा और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसलिए मीनिंग समझ आया होगा। मतलब ये जो पॉइंट क्या उसने बोला है कि एफ फंक्शन की ए पॉइंट पर वैल्यू, फंक्शन की बी पॉइंट पर वैल्यू, दोनों की फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ जाती हैं इट मीन्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हम कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच डैट, तो जो पॉइंट सी होगा ना वो कैसे आएगा, वो सी पॉइंट कहाँ से आएगा, कहाँ बिलोंग करेगा, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट सी आएगा सच डैट, तो जो सी पॉइंट होगा वो कहाँ पर, उस जो इंटरवल आपको गिवन है क्वेश्चन में उसके ओपन इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। जो पॉइंट सी आएगा वो सी कैसे लाएंगे, यानी आपके पास जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दो सी पॉइंट पर, यानी फंक्शन का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे सी पॉइंट पर और किसके बराबर रख के, 0 के बराबर रख के सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास यहाँ से आएगी सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू आने के बाद जो वैल्यू आएगी सी की वो उस ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेगी। तो आई होप यहाँ तक रोलीज थ्योरम समझ आया होगा। तो मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ। रोलीज थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन पोस्टुलेट उसके सेटिस्फाई होने चाहिए। एक तो हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तभी हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारे पास एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच डैट, जो डेरिवेटिव करोगे फंक्शन का सी पॉइंट पर किसके इक्वल रखे, 0 के, तो वहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी, और जो सी की वैल्यू मिलेगी वो अपर इंटरवल पर लाई करेगी। क्लियर। तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि वेरीफाई द रोली थ्योरम, वेरीफाई द रोली थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो हमारे पास जो इंटरवल गिवन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -4 to 2 है। तो आप ये देख सकते हैं, अब आपके पास ये होगी a की वैल्यू और आपके पास ये होगी यहाँ से b की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन में लिखा है द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज, क्या दे रखा है, जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 8, ठीक है ना। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास फंक्शन रोलीज थ्योरम अप्लाई करते वक्त आपके पास फंक्शन आपको अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वो फंक्शन जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन फंक्शन हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है और ये फंक्शन ना पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल दिख रहा है, आप पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल कैसी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन द अपर इंटरवल, ठीक है ना। तो इसलिए
यहाँ पर लिखा गया है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल होगा वो अपर इंटरवल पर। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा ही कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया, एक तो कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट सेटिस्फाई हो गया, दूसरा ये डिफरेंशिएबल वाला पार्ट सेटिस्फाई हो गया। तो अब बात करते हैं एफ ए बराबर एफ बी की, जो हमारे पास ये तीसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट अब देखो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस और यहाँ ये जो कॉन्टिन्यूस पॉइंट था, कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट ये सॉल्व हो गया, डिफरेंशिएबल वाला सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं एफ ए बराबर एफ बी, तो हम ये प्रूफ करते हैं। तो देख सकते हैं, देखो एफ ए एफ बी हमने यहाँ निकाला। फंक्शन आपको पता है, आपको क्या गिवन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8। जो ए और बी की वैल्यू होंगी वो हमें इस फंक्शन में पुट करेंगे इसमें। तो ए की एफ ए इक्वल्स टू ए की जगह -4 लिखा, और आपके पास जो फंक्शन गिवन है, यानी जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसमें आप ए की जगह एक्स की जगह -4 रख के सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। सेम एफ बी, बी की जगह क्या दे रखा है 2। मैंने आपको यहाँ से समझा के आई हूँ कि बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और जो आपके पास ये फंक्शन गिवन है जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। तो देख सकते हो एफ ए बराबर किस कह रहा है, एफ बी के। तो इसका मीनिंग है जब इसके तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी belongs to upper interval such that f derivative c equals to 0। जब उसके तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो चुके हैं तो हमने यहाँ लाइन दी थी कि c पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल पर, ठीक है ना। तो सच डेट कैसे निकालेंगे वो c पॉइंट, f डेरिवेटिव c इक्वल्स टू 0। तो f डेरिवेटिव c कैसे आएगा, देखो f(x) आपके पास जो गिवन है उस f(x) का आप कर दो डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको किस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ देख सकते हो c पर। तो इस x की जगह डिफ्रेंशिएट करने पर जो फंक्शन आया उस में x की जगह आप क्या पुट कर दो, c पुट कर दो। क्लियर। तो अब यही वाली बात दे रखी है यहाँ पर, f(x) आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8। आपने इस f(x) का डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 2x प्लस में 2 आ गया, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना है, हमें c पॉइंट पर निकालना है। तो यानी इस वाली स्टेप में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दिया, हमने c पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन था कि डेरिवेटिव c किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसलिए इस f डेरिवेटिव c की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 0 इक्वल में 2c प्लस 2 चल रहा है। जब आप इसमें से c की वैल्यू निकालोगे तो देख सकते हो c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अब ये भी देखने वाली बात है, जो -1 है वो इस -4 और 2 के बीच में लाई कर रही है। तो हाँ भी -4 से 2 के बीच में -1 लाई करती है। तो यहाँ से हमारे पास जो c पॉइंट आया है या -1 वो ओपन इंटरवल पे लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हैंस द रोलिंग थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। तो रोलिंग थ्योरम एप्लीकेबल है। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। और जी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उसके लिए हम सेम पैटर्न से अप्लाई करते हैं। रोलिंस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सेम ही पैटर्न अप्लाई होगा। अब वही 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वही c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और डेरिवेटिव c इक्वल्स टू 0 रख के आप c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू आपके उस ओपन इंटरवल पर लाई करनी चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये रोलिंग थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं इसके अंदर। और हमें ये 3 एग्जाम्पल दे रखे, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्टों को एक एक करके हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको ये तो पता है कि इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। देखो क्या चीज़, ये जो हमारे पास पार्ट है ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि जैसे पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल पर एंड डिफरेंशिएबल ओपन पर होता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ना ही वो डिफरेंशिएबल होता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कभी भी किसी भी इंटरवल पर ना तो वो कॉन्टिन्यूस है ना ही वो डिफरेंशिएबल है। तो यानी इसके अंदर डायरेक्टली मैंने अब आपको ये बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इट मीन्स ये है कि इसमें हम रोलिंग थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो रोलिंग थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बस हमें इसमें एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया, f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9।
तो अब यहाँ पर उसने बोला है कि हमें इंटरवल गिवन है 5 to 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले और रोली थ्योरम बोले तो आपको इंटरवल पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत, क्योंकि हम डायरेक्टली हम पहले भी बोल सकते हैं कि वो कभी भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम किसी भी इंटरवल पर, चाहे कोई भी इंटरवल दे रखा हो, तो डायरेक्टली लाइन लिख दीजिए, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। तो ना तो वो कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल है। इट इज ऑब्जर्व दैट द फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द ऑल द कंडीशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ द रोलिस थ्योरम, हैंस रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो मैंने यहाँ क्या लाइन लिखी है, वही चीज हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कभी भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मीनिंग है, जैसा कि मैंने आपको इस रोली थ्योरम के तीनों में बताया था, ना तो वो कॉन्टिन्यूस है ना वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब कि हम उसमें रोली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें रोली थ्योरम अप्लाई करनी है, एप्लीकेबल है रोली थ्योरम अगर किसी भी फंक्शन में, तो उसको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना होगा, जिसमें से 2 कंडीशन पहले ही नेग्लेक्ट हो चुकी हैं, यानी डिलीट हो चुकी है वहाँ से। तो इट इज ऑब्जर्व दैट फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द ऑल द कंडीशन। जो हमारे पास फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसी भी, तो इसलिए रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो हैंस रोलिस थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल। तो देखिए अब इसमें क्या बात कही, जो इसने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर द इंटरवल, यहाँ पर अलग डिफाइंड है -2 to 2। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास इंटरवल था वो 5 to 9 था, और यहाँ पर इंटरवल -2 to 2 है। तो इट मीन्स क्या है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरवल है, लेकिन फंक्शन यहाँ पर दोनों में ही ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम ऑलरेडी हम यही लाइन अगेन लिख सकते हैं। बस यहाँ पर इंटरवल चेंज कर दीजिएगा, -2 से 2 लिख दीजिएगा, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम यही लाइन लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूस होता ना वो डिफरेंशिएबल होता। तो इसलिए ये सारी कंडीशंस जो है रोली थ्योरम की वो अप्लाई नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए रोली थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सेम हम इस क्वेश्चन ये जो पार्ट 2 है इसमें भी हम यही लाइन लिख सकते हैं डिक्टो इस तरीके से। लेकिन हमें थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है, फंक्शन इक्वल्स टू x² - 1 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो हमें इंटरवल दे रखा है 1 से लेकर 2 तक का पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास x² - 1 गिवन है। अब देखो मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो इसका मीनिंग क्या बोला उसने, पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा और वो यहाँ से डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इट मीन्स ये है कि इसने पॉलिनोमियल फंक्शन ने ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब हमें किस पे जाना है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। अगर थर्ड कंडीशन इक्वल है, वो सेटिस्फाई है, तो हम रोली थ्योरम आगे ये वाला काम करेंगे। अगर वो यहीं फेल हो जाता है तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं इस पर। तो हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो है f(x) = x² - 1 4 1 to 2 इंटरवल दे रखा है। द गिवन फंक्शन इज ये दे रखा है, फंक्शन इक्वल्स टू x² - 1। वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन द अपर इंटरवल। क्लियर यहाँ तक? तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब आप इस इंटरवल पे देखिए तो ये जो है हमारे पास a की वैल्यू 1 है और ये जो है b की वैल्यू 2 है। तो a की वैल्यू 1 को एक बार इस फंक्शन में पुट कर दीजिए और b की वैल्यू 2 को इस बार फंक्शन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, fa = f1 = 1² - 1। देखो जो हमारे पास fx ये गिवन है ना x² - 1, तो एक बार तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसको b वाली फॉर्म में बना लीजिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो देखेंगे कि fa की वैल्यू 0 और fb की वैल्यू 3 आ रही है। इट मीन्स ये दो है fa जो है वो fb के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये कि रोली थ्योरम की जो तीसरी कंडीशन है वो फेल हो रही है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई अ कंडीशन hypothesis of the Rolli theorem, hence Rolli theorem is not applicable for f(x) = x² - 1 for x belonging to the closed interval 1 to 2। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने इसको रोली थ्योरम इसमें अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसने कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो इसने सेटिस्फाई कर दी थी कंडीशंस को, लेकिन जो हमारे पास जो तीसरी कंडीशन थी fa = fb की वो इक्वल नहीं हो पा रही थी। अगर ये इक्वल हो जाती तब हम इसको आगे काम करते। तो हमने इसको यहीं पर लिख के ये वाले लाइन लिख के छोड़ दिया कि हम ये एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि इफ f - 5 to 5 क्लोज इंटरवल to R
इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। तो इसका मीनिंग है कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो डज नॉट एनीवेयर, यानी वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये जा रहा है, प्रूफ करना है कि f माइनस फाइव इक्वल्स टू f5। तो मीनिंग है, अगर आप इसको लाइन को ध्यान से देखो ना, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। अगर इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, f माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू f5 उसने बोला है। अगर मैं इस क्लोज इंटरवल को देखूं तो ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो मीनिंग है माइनस फाइव की जगह मैं a रख सकती हूँ और b की, इस 5 की जगह मैं b रख सकती हूँ। तो fa इज नॉट इक्वल टू fb मुझे दिखाना है। तो इट मीन्स ये है कि मुझे तीसरी कंडीशन इक्वल नहीं है, ये प्रूफ करना है। और मुझे ये भी गिवन है और ये प्रूफ करना है। और मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है डिफरेंशिएबल फंक्शन। मुझे यानी दो चीज़ गिवन है, एक चीज़ प्रूफ करनी है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मुझे गिवन क्या है, मुझे एक पहला पॉइंट मुझे गिवन है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये गिवन है कि फंक्शन जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू f5, जो मैंने आपको इसका मीनिंग है समझा दिया है कि ये तीसरा पॉइंट। अब ये ध्यान रखना, मैं इसके सॉल्यूशन पे आती हूँ। सॉल्यूशन ये है कि इसका कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो अपने आप ही कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम लिख सकते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंफर्म है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस 5 to 5 क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द अपर इंटरवल माइनस 5 to 5, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ लिख दी, जो चीज़ गिवन थी पहले पॉइंट से हमने ये वाला पार्ट इतना खत्म कर दिया। दूसरा पॉइंट जो हमें गिवन था कि फंक्शन जो है वो डज नॉट वैनिश एनीवेयर, तो वो कहीं पे भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल नहीं है, जीरो के। हम चेक किस पे करते हैं, सी पर। तो एफ डेरिवेटिव सी एक्स की जगह में क्या लिख दिया, सी, तो वो भी किसके इक्वल नहीं है, जीरो के। तो इट मीन्स क्या है, अब आप एक चीज़ देखना, जब हम रोली थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम तीन चीज़ होती हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। फिर जब जाके हम डेरिवेटिव सी किसके बराबर निकालते थे, जीरो के। तो अब ये देखो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये है फंक्शन का डेरिवेटिव सी जीरो के इक्वल कब नहीं होता, जब तीनों में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं है। अब तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए तो इट मीन्स ये है कि दो कंडीशन तो पास हो गई कि कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो तीसरी कंडीशन कौन सी फेल होगी, तो तीसरी कंडीशन ये वाली ही फेल होगी कन्फर्म से, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, इसलिए एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ5 लिखा हुआ है। अगर ये भी पास हो जाती तब हम कहते हैं कि वो सी किसके इक्वल है, जीरो के, लेकिन यहाँ इक्वल दे रखा है नॉट के जीरो के, कि वो जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो के बराबर नहीं है तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि तीनों में से कोई एक कंडीशन, एक पोस्टुलेट हमारा फेल हो जाए, और तीनों में से दो पोस्टुलेट ऑलरेडी क्लियर हैं, यानी वो पास है कि वो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो तीसरा पोस्टुलेट ही बचता है जो इक्वल नहीं होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारा जो है मीन वैल्यू थ्योरम। जितने भी क्वेश्चन थे रोलीज थ्योरम में एनसीईआरटी बुक में वो क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम और रोली थ्योरम में मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे रोली थ्योरम में आपको कॉन्टिन्यूस भी बोला था, डिफरेंशिएबल भी बोला था और इक्वल भी। सिर्फ आप ये देखो कि मीन वैल्यू थ्योरम में ये तीसरी कंडीशन गिवन नहीं होती, सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल चेक करना होता है, देन वहाँ से सी निकाल लेते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही पोस्टुलेट गिवन होते हैं, देन हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों पोस्टुलेट हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन हम वहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर। तो अब मैं यहाँ पर लिख रखी है मीन वैल्यू थ्योरम, इसको पढ़ते हैं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज continuous in the closed interval a to b and differential open interval, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पर। अगर ये दोनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाते हैं देन हम इसमें
मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि रोलिस थ्योरम में हम एफ डेरिवेटिव सी 0 के बराबर लेके सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर एफ डेरिवेटिव सी जो होगा 0 के बराबर नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप एफ बी भी निकाल सकते हैं, एफ ए भी निकाल सकते हैं। बी और ए की वैल्यू आपको इंटरवल में गिवन होती है, तो आप यहाँ पर इन सब की वैल्यूज रख के और डेरिवेटिव निकाल के सी पॉइंट पर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी वो उस ओपन इंटरवल में लाई करेगी, जैसा कि रोलिस थ्योरम में लाई होता है। तो अप्लाई करते हैं ये क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे रखा है हमें a टू b, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है। तो हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के फंक्शन की, और वो भी मीन वैल्यू थ्योरम पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा था गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। जो हमें फंक्शन इस क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है वो पॉलिनोमियल है, और हमारे पास जब भी हमें पता है वी नो नेट की पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एंड एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फंक्शन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 लिखा है, वी नो डेट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। तो अब हमें क्या करना है, तो यानी मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम अपने इसके डायरेक्टली अब इस तीसरे पॉइंट पर आते हैं एफ डैश सी। तो हम एक एक करके काम करते हैं, पहले ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर एफ ए बी माइनस बी और ए की वैल्यू पता है हमें इंटरवल से, तो इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफ एक्स हमने लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, कितना है 2x माइनस 4 आया, और किस पॉइंट पर निकालना है c पर, तो 2c माइनस 4। तो ये तो हमारे पास डेरिवेटिव था, एफ डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 2x माइनस में 4। हमें निकालना है c पॉइंट पर, तो हमने इस x की जगह हमने c रखा, x की जगह c, तो 2c माइनस 4 आ गया। तो एफ डेरिवेटिव c तो मिल गया। अब हमें चाहिए एफ ए माइनस, एफ ए भी चाहिए, एफ बी भी चाहिए, और b और a की वैल्यू भी चाहिए। तो b और a की वैल्यू देखो मिल गई आपको, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, डेरिवेटिव c भी मिल गया। अब हमें चाहिए एफ बी और एफ ए। एफ ए हमें निकालना है, a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो यहाँ 1 पुट की, और हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3। तो अब इस ये जो 1 है आप इस पॉलिनोमियल फंक्शन में 1 पुट कर दीजिए, और जब आप सॉल्व देखो सकते हैं आप जो 1 पुट करते हो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 1 जा 4 हो जाएगा माइनस 3, जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। सेम जब एफ बी की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है, देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस b की जगह यहाँ 4 पुट कर कीजिए, और इसी पॉलिनोमियल फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, माइनस 3 आ जाएगा। तो देख सकते हैं एफ ए भी निकला है, एफ बी भी निकला है, डेरिवेटिव भी निकला है, सब कुछ निकला है आपके पास, सब गिवन है सब कुछ। क्या करते हैं हम इसमें, एफ डेरिवेटिव सी, हमारे पास फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डेरिवेटिव सी आपके पास गिवन है 2c माइनस 4, एफ बी आपने सॉल्व किया माइनस 3 आया, एफ ए सॉल्व किया माइनस 6 आया, और ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में था, और बी माइनस ए यानी 4 माइनस 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो 3/3 आ जाएगा, जो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। तो देख सकते हो जो सी की जो 5/2 होता है वो 2.5 के इक्वल होता है, ठीक है ना। और 2.5 जो होता है वो लाई करता है ओपन इंटरवल 1 to 4 में, तो वही चीज़ लिखिए। तो सी की जो 5/2 है वो लाई कर रही है 1 to 4 के ओपन इंटरवल पर, तो हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई फॉर द गिवन फंक्शन। तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5th पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है वो है हमारे पास अगेन वही एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x है। तो वही फंक्शन पॉलिनोमियल है, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 दे रखी है, और आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल पर है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर है, तो मैंने ये लैंग्वेज यहाँ लिख रखी है। आप वैसे ही एफ ए और एफ बी निकाल लेंगे यहाँ से, एफ ए की वैल्यू -7, एफ बी की वैल्यू -27 आ जाएगी। अब क्या करना है, आपने एफ ए और एफ बी निकाल लिया, एफ एक्स आपको गिवन है, और इस एफ एक्स का आपने डेरिवेटिव निकाला, एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर आ गया, 5x स्क्वायर तो 10x आ गया, -3x तो 3 आ गया, डेरिवेटिव निकाला। अब इस x की जगह किस पॉइंट पर रखना, एफ डेरिवेटिव c पर निकालना है, तो इस x की जगह हमने रख दिया c, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे c, तो 3c स्क्वायर माइनस में 10c -3 आ गया।
तो अब आपके पास बाय द फॉर्मूला अकॉर्डिंग तो एफ डेरिवेटिव सी भी मिल गया, एफ बी माइनस एफ ए भी मिल गया, बी और ए की वैल्यू भी आपको पता है। तो एफ डेरिवेटिव सी की वैल्यू पुट कीजिए, इक्वल में एफ बी इक्वल है -27 के, माइनस एफ ए की वैल्यू -7 है, अपॉन में बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने पर देखेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी 3c² माइनस में 10c माइनस 3, और ये जो माइनस का 10 था इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल्स टू किसके हो गए 0 के। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद थ्री सी स्क्वायर माइनस में 10c प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर बाय द फैक्टराइजेशन मेथड आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए, ठीक है ना, और प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए। तो 3c² माइनस में 3c माइनस में 7c प्लस में 7, तो 7 3 सा 21, 7 3 10 भी होता है। फिर आप इसमें जब कॉमन लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी c माइनस में 1 और 3c माइनस में 7 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए तो c की वैल्यू 1 आ गई, और 3c माइनस में 7 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आप c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने आगे यहाँ से सॉल्व किया। 3c² माइनस में 10c माइनस में 3 प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। फिर क्या हुआ, ये 10 प्लस 3 है, ये कितना दे देगा 7 दे देगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 3c² माइनस में 10c प्लस में 7 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 2 आएंगे, 1 और 7 3। एक तो हमें इंटरवल और देखना है, इंटरवल हमारे पास गिवन है यहाँ पर 1 to 3 क्लोज इंटरवल गिवन है। बट ये ध्यान रखना, जो हमारे पास जो c की वैल्यू होती है वो लाई करती है अपर इंटरवल पर, ठीक है ना, तो वो अपर इंटरवल पे लाई करेगी। देखो ये जो 1 है, तो अब यहाँ पर जो अपर इंटरवल बनेगा वो क्लोज इंटरवल का ये बनेगा 1 to 3, तो c की वैल्यू भी यहाँ लाई करनी चाहिए इसके बीच। तो देखो ये 1 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा पूरे तरीके से, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 3 तक के बीच में लाई करनी है, ये तो 1 ही है, 1 तो इसी इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो और 1 जो है वो इस ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, और हमें वैल्यू इसी के अंदर लाई करवानी है, तो इसलिए 1 तो नेग्लेक्ट हुआ, और 7/3 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग नंबर जो है 1 के 3 के अपर इंटरवल पर लाइक कर रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं जो c की वैल्यू जो 7/3 है वो लाइक कर रही है 1 से लेकर 3 के अपर इंटरवल पर, तो इसमें जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ही लिया है और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि हमें ये 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 पार्ट किए हैं रोली थ्योरम से, लेकिन हमें ये तीनों पार्ट अप्लाई करने हैं अगेन मीन वैल्यू थ्योरम से। ये तीनों पार्ट मीन वैल्यू से भी सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही गिवन है, ये तीनों पार्ट आप मीन से भी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए 2 को हमने 6 बोला है और हम इसको मीन वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो देखो मीन वैल्यू कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में तो मीन अप्लाई हो नहीं सकता, जैसे रोली भी अप्लाई नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं थे और डिफरेंशिएबल भी नहीं थे, इसलिए ये दोनों लाइन लिख दी हमने, दोनों में हमने सेम लाइन लिख दी थी कि ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ना तो वो कॉन्टिन्यूस है ना वो डिफरेंशिएबल, इसलिए हम रोली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस हमें यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है कि एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द ऑल द कंडीशंस ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर आ जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर रोली की रोली की जगह आप क्या लिख देंगे, मीन लिख देंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। तो फंक्शन इक्वल्स टू एक्स के माइनस में 1 4 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 2। अब इसमें मीन पे बात करनी है, तो देखो ये देख सकते हैं कि अगर हमने इसमें जब रोली अप्लाई किया तो रोली अप्लाई सिर्फ तीसरी कंडीशन पे नहीं हुआ था, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं आया था,
बाकी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो था। तो बस अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आप ये लाइन लिख दीजिएगा, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप ये लिख दीजिएगा। फिर आप ये यहाँ पर 2 लाइन लिखनी है आपकी, फंक्शन इज पॉलिनोमियल, वी नो डैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल अपर इंटरवल। अब फिर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर, तो 2c आ जाएगा। तो f डेरिवेटिव, अब आप यहाँ पर क्या हुआ, f डेरिवेटिव c की वैल्यू हमने निकाल ली। फॉर्मूला है f डेरिवेटिव c इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। डेरिवेटिव c की वैल्यू पता है 2c, और आपने जब एफ बी की वैल्यू निकाली तो 3 आएगी, और एफ ए की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी। b माइनस ए आपके पास गिवन है 2 माइनस 1 हो जाएगा, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। और जो देख सकते हो जो 3/2 है वो इस 1 to 2 के अपर इंटरवल पर लाइक कर रही है। तो यानी हम इसमें मीन वैल्यू, जैसे ही इसने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करी थी कॉन्टिन्यूस की और डिफरेंशिएबल की, देन वी कैन से डैट कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकती है, यानी वेरीफाई है। तो हमने यहाँ से आगे हमने इस पे काम किया और सी की वैल्यू निकाली, और सी की वैल्यू उस अपर इंटरवल पर लाइक कर रही है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.8 फिनिश होती है, यानी सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और यहाँ तक ये यानी 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा रोलिस थ्योरम के और मीन वैल्यू थ्योरम के। रोलिस थ्योरम में 3 कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई करनी होती है, मीन वैल्यू थ्योरम में 2 कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई करनी होंगी।